नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और प्राइम न्यूज की इस वक्त यही मुहिम है कोरोना संक्रमण को हराना। तो कोरोना को भगाने का आसान तरीका है, एक एक को लगेगा टीका। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यूपी के 18 जिलों में टीकाकरण चल रहा है और इस बीच योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अपना एक फैसला भी वापस ले लिया है। अब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। तो अब यूपी में निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट देने पर टीकाकरण आपको किया जाएगा और यूपी में अब स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले सभी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। तो ये वैक्सीन का महाअभियान जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी और पूरे देश में टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब अप्रैल माह में कोरोना अपनी पीक पर था तभी केंद्र सरकार की ओर से अनुमति दी गई कि अब 18 से 44 साल तक के लोगों को भी टीकाकरण दिया जाएगा और ये पूरी तरीके से सेफ भी है। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार में भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लगातार। पहले 7 महानगरों में टीकाकरण की शुरुआत की गई जहां पर 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा था। तो वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन पर आप सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। यूपी में रहने वाले सभी परिवारों का टीकाकरण करने के ये निर्देश दिए गए हैं। आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। यूपी में निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं सौंपना होगा। यूपी में स्थायी और अस्थायी रूप से निवास करने वाले परिवारों का भी टीकाकरण होगा। तो ये बड़ी मुहिम देखी जा रही है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि आंकड़ों में तो गिरावट दर्ज की गई लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बीच ये एक और निर्देश, एक और फैसला वापस लिया यूपी सरकार ने। तो वैक्सीन क्यों है जरूरी? जान बचाने में कारगर साबित है वैक्सीन। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना गंभीर नहीं सिद्ध होता। वैक्सीन इम्यूनिटी के विकास में भी मदद करती है। वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को खत्म करती है। तो वैक्सीनेशन के तमाम ये फायदे हैं, जान बचाने में कारगर तो सिद्ध साबित हो ही रही है और साथ ही साथ वैक्सीन से कोरोना का संक्रमण का खतरा जो है वो कम हो जाता है। हालांकि पूरी तरीके से टलता नहीं है लेकिन संक्रमण का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करती है वैक्सीन और कुछ एंटीबॉडीज इस तरीके की डेवलप हो जाती है वैक्सीन लगाने के बाद, जिससे कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वो कोई भी रोग हो। और ये तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन है। तो ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ेगी तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में हमारे एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और एंटीबॉडीज भी डेवलप होती हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है वैक्सीन। और जैसा कि 2 वैक्सीन है अभी भारत के पास, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो दोनों की ही उत्पादकता पर जोर दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन तमाम राज्यों में पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। क्योंकि इस वक्त युवा वर्ग अब काफ़ी ज़्यादा जागरूक है और रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है। तो ऐसे कई लोग भी हैं जो सेंटर्स पर पहुंचकर भी लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए ये एक और पहल की गई है यूपी सरकार की ओर से कि अब अपना स्थायी प्रमाण पत्र दिखाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अस्थायी निवासी हैं तो भी आप यूपी में अगर निवास कर रहे हैं तो आप जाकर के वैक्सीन ले सकते हैं। और वैक्सीन लगाने के कई बड़े फायदे हैं। अगर आप संक्रमित नहीं हुए हैं तो आपके अंदर बीमारी से लड़ने के इम्यूनिटी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप संक्रमित पहले हो चुके हैं तो दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं बनेगा। और अगर आप संक्रमित होने से पहले ही वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपको अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको कोरोना वायरस हो सकता है लेकिन आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं होम आइसोलेट होकर। और वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 6 से 8 महीने तक आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती रहेंगी। इससे आपकी बॉडी में वायरस पूरी तरीके से नहीं फैलेगा। और वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो ये एक बूस्टर की तरीके काम करेगा, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ताकि वायरस को
बॉडी में फैलने से रोका जा सके। इम्यूनिटी का काम यही होता है कि वायरस, कोई भी वायरस हो, कोई भी गंभीर बीमारी हो, इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो किसी भी बीमारी को बढ़ने से रोकती है। तो जिनकी भी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो उनको कोई भी बीमारी का खतरा नहीं हो सकता है। और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए सबसे ज़रूरी तो ये बात है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ वैक्सीन, जिसको लेकर के बार बार जागरूकता फैलाए जाने का काम किया जा रहा है, और प्राइम न्यूज़ की भी अब ये मुहिम है कि लोग वैक्सीनेशन से ज़्यादा जुड़ें और वैक्सीनेटेड हों। और वैक्सीन का एक डोज लेने के 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लिया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा डोज लेना भूल जाते हैं तो ऐसे में लापरवाही ना बरतते हुए दोनों डोज सही वक्त पर लेते रहें। और साथ ही साथ वैक्सीन लगाने के पहले डोज के बाद भी अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और कोरोना से ठीक होने के 1 महीने बाद आप डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। कई बार मन में सवाल उठता है कि वैक्सीन की डबल डोज लेना जरूरी क्यों है। तो ऐसे में ये बात जरूरी है जान लेना कि वैक्सीन की डोज लेना इसलिए जरूरी है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव समय रहते हो सके, क्योंकि एक डोज काफी नहीं है। कोरोना वायरस बहुत ही गंभीर बीमारी उत्पन्न कर देता है शरीर में, जिससे बचाव कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो जाता है डॉक्टर्स की टीम के भी सामने। और हमारे संवाददाता तमाम जिलों से हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम अपडेट आप तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। बस्ती से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता, मानवेंद्र आगरा से, आलोक तनेजा सहारनपुर से। विवेक, जैसा कि वैक्सीनेशन को इस समय काफी ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ यूपी सरकार की ओर से एक और निर्देश जारी किया गया है कि आप किसी को भी अपना स्थायी प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी नहीं होगा। अगर आप बाहर के भी रहने वाले हैं तो आप यूपी में वैक्सीन ले सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाकर। क्या ये जागरूकता अब लोगों तक फैलना शुरू हुई है? जी अंजलि, जागरूकता तो फैल रही है जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, लेकिन तमाम जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अगर उनको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा तो उसमें समस्याएं आ रही है। ना उनको साइट की जानकारी है, ना उनके पास एंड्रॉइड मोबाइलें हैं। तो ऐसे में अन्य जो जिले हैं वहाँ ग्रामीण एरिया जो है वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं जिनके पास मोबाइल है, तो वहाँ पे जो वैक्सीनेशन का कार्य होना है वहाँ पे लोगों को दिक्कतें अंजलि आ रही हैं। बिल्कुल। मानवेंद्र, जैसा कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा पहुंचेंगे और इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी ओर वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और तीसरी ओर बात करें तो यूपी सरकार ने ये नया दिशा निर्देश जो जारी किया है कि अब कोई भी वैक्सीन लगवा सकता है, कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप अपना प्रमाण पत्र दिखाइए कि आप यूपी के वासी हैं। अंजलि, आपको बता दूं, सीएम योगी कोरोना काल से लगातार संवेदनशील रहे हैं और अपनी टीम के साथ ऐसे डिसीजन लेते रहे जो कहीं ना कहीं जनता के फायदों के लिए साबित हुए हैं। तो ऐसे में जो वैक्सीन को लेकर बाध्यता हटाई गई है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप इस प्रदेश के नहीं है, तब भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो, तो एक बहुत अच्छा फैसला है। इसका लाभ कई हजारों और लाखों लोगों को प्रदेश में मिलेगा जो बाहर से आकर यहाँ पर लोग रह रहे हैं या किसी कारणवश आगरा फंसे हुए हैं या प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे हुए हैं, तो वो लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं ताकि इस कोरोना से जो संरक्षण है, जो उनको एक तरह से इम्यूनिटी पावर उनकी बनी रहेगी, फिर कोरोना से संक्रमित होने से बचे रहेंगे, तो काफी कुछ उन्हें फायदा होता हुआ नजर आएगा। सबसे आपको बता दूं कि आगरा में वैक्सीनेशन का जो काम है, चाहे वो 45 साल से उम्र के लोगों के ऊपर दूसरी डोज का हो या फिर 45 साल से नीचे उम्र और 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य लगातार तेजी से किया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जो वैक्सीन की जो वॉयल्स है उनकी कमी को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर होती नजर आ रही है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इस वक्त ध्यान दे रहा है। लेकिन जो बात विवेक ने उठाई है बस्ती से कि गाँव देहात के अंदर एंड्रॉइड फोन न होने के कारण जो लोगों को अपना एनरोलमेंट कराना है वैक्सीन के लिए, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये बात आगरा में भी देखी गई है। लेकिन अगर लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर पूरे शासन और प्रशासन का जोर है, लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और आम जनता का रुख भी जो है वो वैक्सीन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम योगी लगातार निर्णय लेते जा रहे हैं अपनी टीम के साथ, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के हित में है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा अंजलि, जिस तरीके से आज 4:15 बजे सीएम योगी आगरा पहुंचेंगे, वो कोविड कमांड सेंटर भी जाएंगे, वो एसएन हॉस्पिटल भी जाएंगे, साथ ही जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। लगभग 3 से 3.5 घंटे का उनका दौरा आगरा में रहेगा। इस दौरान के लिए पूरी तैयारियां अभी से पूर्ण कर ली गई हैं। जगह जगह पे जहाँ कोई कमी दिखाई दे रही थी वहाँ प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से हमला जुटा हुआ है ताकि सीएम के आगे कोई कमी ना आने पाए। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात जो इस समय शहर में उठ के आ रही है, ना वो बेड की समस्याओं को लेकर है, ना ऑक्सीजन की समस्याओं को लेकर है। अब जो समस्याएं सबसे बड़ी सामने आ रही है वो निजी हॉस्पिटल की मनमानी
और ओवर बिलिंग को लेकर है। लोग लगातार शिकायतें कोविड कमांड सेंटर पे जो कर रहे हैं वो ओवर बिलिंग को कर रहे हैं। शासन द्वारा जो आदेशित जो मूल्य मतलब शुल्क सूची है उससे कई गुना ऊपर यहाँ पर मनमानी चल रही है, कई हॉस्पिटल के अंदर जो वसूली की जा रही है। ऐसे में जो सीएम योगी का आगरा आगमन है उसको लेकर अधिकारी भी संशंकित है कि कई जनप्रतिनिधि अपनी इस बात को न रख दें। कई बार जनप्रतिनिधि भी इस मामले को सीएम योगी तक पत्र और फोन के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। तो लग रहा है कि कुछ न कुछ आज कार्रवाई आगरा को लेकर बड़ी होने जा रही है। अंजलि। हाँ बिल्कुल। और सहारनपुर से आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आलोक? वैक्सीनेशन से कितना लोग जुड़ना चाह रहे हैं और कितने लोग जागरूक हैं इस वक्त सहारनपुर में? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत उत्साह है। युवा हो चाहे 18 साल से 44 साल के लोग हो या 45 साल से 60 साल के लोग हो, सब में बहुत उत्साह है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लंबी कतारें सुबह ही लग जाती है। 18 साल से 44 साल के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसमें रजिस्टर्ड होकर ही आपको वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पे जाना पड़ेगा, जो स्लॉट आपको अलॉट होगा। दूसरी बात यह है कि जो 44 से 60 साल के ऊपर का मामला है उसमें जो है सहारनपुर एक ऐसा जनपद है जिसमें 12 और 13 तारीख, जिस तरीके से पहले था कि 45 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो पोर्टल आएंगे, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद वैक्सीन लगा पाएंगे। सहारनपुर में ये एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और तमाम लोग हैं उनकी सुविधा को देखते हुए या 12 और 13 तारीख को जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आइए और लगवाइए, इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी गई है और इसकी सराहना तमाम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि मुझे दूसरे जनपदों की स्थिति का नहीं पता है, लेकिन सहारनपुर की स्थिति यह है कि 12 और 13 सभी आम जन के लिए खुली हुई है। पहले आइए और वैक्सीन लगाइए। इसको लेकर चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सब में भारी उत्साह है। यहाँ पर युवाओं के लिए जो 18 साल से 44 साल का जो पैमाना रखा गया है उसमें 3100 वैक्सीनेशन का रोज का टारगेट सहारनपुर ने रखा है। यानी कि यहाँ पर 16,000 से फर्स्ट फेज में 16,000 से ऊपर वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो 3100 का जो टारगेट है उसके सापेक्ष 95% तक जो युवा हैं वो उसको लगा रहे हैं। 5% इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि उनको स्लॉट की जानकारी नहीं है या स्लॉट पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनको जो सीएससी पीएससी जहां केंद्र बनाए गए हैं वो लगातार वहां के जो अधीक्षक हैं, वहां के डॉक्टर्स हैं, लगातार जो उनके पास सूची आ जाती है उससे उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ पर लगभग 95% का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है। जी विवेक, जैसा कि आपने जिक्र किया था, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी भी जागरूकता कम देखी जा रही है। क्या किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए? और दूसरी बात, क्या लोगों में ऐसा भी है कि भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि वैक्सीन कहीं ऐसा ना हो कि खतरनाक हो उनके स्वास्थ्य के लिए? उनको तो पहले से वैक्सीन काफी लोग लगवा भी चुके हैं बस्ती में, लेकिन जो इस समय सबके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो है उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। और जो 18 साल के बाद की जो प्रक्रिया थी, 18 साल के बाद के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, तो बस्ती में अभी 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। 40 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हीं को वैक्सीन लग रही है। और अधिकतर अंजलि जो देखा जा रहा है, जो प्रशासन है अभी वहां तक जो पब्लिक है उन तक नहीं पहुंच पा रहा, ना उनको जागरूक कर पा रहा कि आप वैक्सीन इस साइड से आइए लगवाइए और यहाँ से ऐसे रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि तमाम समस्याएं आएंगी अंजलि। क्योंकि मोबाइल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे वो गरीब हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गांव के लोग, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है जिससे वो रजिस्ट्रेशन करा सके। अंजलि बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे में बिल्कुल जैसा कि आपने ये एक बड़ी समस्या सामने रखी है विवेक, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और तमाम समस्याओं को देख भी रहे हैं, क्या किया जाएगा? आपने ये भी जानकारी दी है कि कई लोगों के पास मोबाइल तक नहीं है, तो ऐसे में एक ये भी सुझाव यहाँ पर बनता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जाए और ऐसे लोगों तक जुड़े, वैक्सीन उनको दी जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि वैक्सीन तो हर किसी तक पहुंचानी है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल। यहाँ के जो बस्ती की डीएम है उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और उनको घर घर जाकर जो डॉक्टर की टीम है, जो एएनएम की जो जातीय टीम है, वो उनका रजिस्ट्रेशन करवाए और उनको उसके लिए जागरूक करे कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। और क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना को हराने का एक जरिया है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। और बस्ती जिले में अंजलि बता दें आपको, करीब 205 लोगों के ऊपर के जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। कल ही 4 लोगों की मौत हुई थी और 149 लोग करीब जो है पॉजिटिव मामले बस्ती जिले में आए थे। और जो इस मौजूद की संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, वो करीब 1200 के ऊपर है। और जबकि
8,500 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और जो टोटल पॉजिटिव मामले बस्ती जिले में अंजलि आए हैं 10,500 करीब पॉजिटिव मामले बस्ती जिले में अभी तक आ चुके हैं। आलोक, जैसा कि विवेक ने बस्ती से ये एक बड़ी समस्या सामने रखी कि जो ग्रामीण इलाके हैं और वहां पर कई लोग ऐसे भी हैं कि उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, युवा वर्ग कई जागरूक देखा जा रहा है लेकिन कहीं कहीं पर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। तो क्या ये सारी समस्याएं सहारनपुर में भी बनी हुई हैं? मैं चाहूंगा कि सहारनपुर में बहुत, मैंने पहले ही बताया, बहुत उत्साह है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इस प्रक्रिया को जो अपनाया है गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को जो अपनाया है कि पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बहुत ज्यादा लाइनें ना लग जाए, सोशल डिस्टेंसिंग ना टूट जाए, खबरबाजी ना, मतलब भागदौड़ ना मच जाए। इसलिए टारगेट को रखा गया हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, कहीं पर 300, कहीं पर 200, कहीं पर 150, जैसी क्षमता वहां पर है, इस तरीके से रखा गया है। यहाँ पर मैं जो बात मेरे सहयोगी बता रहे थे, निश्चित तौर पर मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जहाँ पर एंड्रॉयड फोन की बात है या जहाँ पर लोग जागरूक नहीं है, वहां पर इस बात की पूरी जागरूकता है कि वैक्सीन ही अब एक उपाय है इस कोरोना संक्रमण से बचने का। अब क्या है कि पूरे गांव में जाल फैल चुका है सेवा केंद्रों का। अगर किसी के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो सेवा केंद्र पर जाकर भी उसको अपने पास पोर्टल पर रजिस्टर करा सकता है और लगवा सकता है। इस समय सबसे ज्यादा अगर इसका उपाय है कोरोना संक्रमण से बचाव का, तो मात्र और मात्र वैक्सीन ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। फिर तो उसके उपाय सिर्फ ये है कि 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें। लेकिन मुकामी तौर पर अगर इसका इलाज है तो वैक्सीन है, और वैक्सीन के लिए तमाम जितने भी गांव देहात हैं सब में सेवा केंद्र बने हुए हैं। सेवा केंद्र भी जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। हाँ, ये बात की असुविधा जरूर होती है कि जब सेवा केंद्र पर लोग जाते हैं तो वहां उनसे थोड़ा शुल्क ज्यादा वसूला जाता है, जो एक ठीक बात नहीं है। इसके लिए प्रशासन को, सिस्टम को ये करना चाहिए कि सेवा केंद्रों पर अपने लोगों को बैठाएं, और जो लोग जागरूक नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, वो सेवा केंद्रों पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन कराएं। जी अंजलि, बिल्कुल, और ऐसे में रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। मानवेंद्र, 20 मई को देश के तमाम डीएम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी खुद बैठक करेंगे, वर्चुअली मीटिंग करेंगे, और ये भी चर्चा की जाएगी कि आखिर उनके जिलों की स्थिति क्या है। तो ऐसे में तमाम जिलाधिकारी की बात अगर की जाए, किस तरीके से सख्ती बरत रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, अगर आगरा की अकेले बात करें? आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया और उसके लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से परिणाम सामने है, आगरा में पिछले 24 घंटे में 189 मामले सामने आए, जो पिछले दिनों से काफी राहत भरे हैं। जहाँ पिछले दिनों में अगर बात की जाए लॉकडाउन से पहले तो करीब 1000 के आसपास मामले रोज आ रहे थे, ऐसे में 189 मामले आना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से निजात पाने में आगरा भर चुका है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो जो शमशान घाटों में भीड़ लगती थी, जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ था, वो सब चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जो आगरा के डीएम का काम अगर कहा जाए तो काफी कुछ जो अगर पीएम मोदी जी के साथ जब भी उनकी वर्चुअल मीटिंग होगी तो उसमें काफी कुछ सुधार की बातें सामने आएंगी। हालांकि अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर कभी भी कोरोना पेशेंट्स के मामले ज्यादा बढ़ते हैं, तो जो L2 और L3 पेशेंट्स हैं, जिनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की जरूरत है, वो हालांकि अभी भी कम है, उसके लिए मांग रखी जा सकती है, और शायद उसके लिए आगे सरकार और प्रशासन दोनों इस वक्त जुटाव भी हुआ है कि इन चीजों की कमी दूर की जाए। वहीं जो कोरोना की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है, उसको लेकर जैसा सीएम योगी आगरा आ रहे हैं, तो उसको लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे, किस तरीके के इंतजाम रखे जाएंगे आगे के दौर में, बच्चों के लिए PICU क्या इंतजाम रहेगा, कहाँ पे क्या तैयारियां रहेंगी, इन सब का जायजा लेंगे। और शायद इसी बात को लेकर पीएम मोदी भी 20 तारीख को वर्चुअल मीटिंग में सभी डीएम्स के साथ बैठ के मंत्रणा करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिरकार कहाँ पे क्या कमियां और कैसे इन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो माना जा सकता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें पूरी तरीके से जुटी हुई है, किसी तरीके से कोरोना से निजात दिलाई जाए, आम जन जो है वो सुविधा से रहे, स्वस्थ रहे, तो इनके लिए पूरी बात की जा रही है। इसलिए लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैक्सीन लगवाकर और सीएम योगी ने भी वैक्सीन लगवाकर ये संदेश दिया था कि वैक्सीन से अब आप सुरक्षित रहेंगे और इसलिए वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल, ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये संदेश तो तमाम जनप्रतिनिधियों ने दिया है। बिल्कुल, आपने जैसा कि जिक्र किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी ने और तमाम मुख्यमंत्रियों ने ये संदेश दिया है। लेकिन ऐसे में कई ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं, जैसे कि हमने कुछ ही दिन पहले ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मानवेंद्र टेस्टिंग के लिए पहुंचती है तो वैक्सीन का इतना ज्यादा लोगों में भ्रम भी है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यह अभद्रता शुरू कर दी गई। ऐसे में इस भ्रम की स्थिति को आखिर कैसे दूर किया जाएगा?
आपको बता दूं, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैला रहा है, बता रहा है कि कितने प्रतिशत लोग ठीक हो रहे हैं, कितने प्रतिशत लोगों को इस वैक्सीन का फायदा मिल रहा है। हालांकि कई बार लोग वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना प्रभावित हुए, लेकिन उनकी जान तक नहीं बनी है। जिस तरीके से कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इस कोरोना के संक्रमण काल की दूसरी लहर है, इसमें काफी जान गंवाई है लोगों ने। तो ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उन लोगों की जान गंवाने की संख्या काफी कम है। तो इन सब बातों से लोगों को जागरूक कराते हुए चले जा रहे हैं। साथ साथ अगर बात की जाए तो जो अधिकतर कोरोना काल के अंदर जान गंवाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं कॉमॉर्बिडिटी के शिकार रहे। जो 45 साल की उम्र के ज्यादातर लोग थे, उनमें कॉमॉर्बिडिटी की शिकायत काफी रही है। उनको कहीं ना कहीं पहले किसी अन्य रोग से वो पीड़ित थे, जब कोरोना हुआ तो वो उतना ज्यादा अपना तरीके से इलाज नहीं करा पाया, और जब तक हॉस्पिटल पहुंचते तब तक उनकी कहीं ना कहीं जान पर बन आई। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहा है। हालांकि जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि भ्रम की स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग को इस और भी जूझना पड़ेगा। आपको एक बात पर कराना चाहूंगा कि आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। गुड़गांव गांव में 24 जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था स्कूल, वहां से 24 संक्रमित लोग आइसोलेशन सेंटर छोड़ के फरार हो गए। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम और बाकी सब लोग उनकी जानकारी कर रहे हैं। जब वो गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने हॉस्पिटल में जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है वो अपना इलाज गांव में ही कराएंगे। तो ये जो भ्रम की स्थितियां हैं, इनसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को जूझना पड़ रहा है। और लगातार जो आगरा के सीएमओ है वो आरती पांडे, वो लगातार इन ऐसे गाँवों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि आखिरकार उन्हें अगर वो वैक्सीन लगवाते तो क्या फायदा होगा, और इलाज करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जान बच पाएगी। तो ऐसे में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है और आगरा प्रशासन है वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। अंजलि, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास मानवेंद्र, क्योंकि सीएम योगी खुद आज आगरा पहुंच रहे हैं यहाँ पर तमाम स्थितियों का जायजा लेने के लिए। आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से सीएम योगी सबसे पहले आगरा पहुंचने के बाद सबसे पहले अलीगढ़ जाएंगे और उसके बाद मथुरा का दौरा करेंगे। लगभग 4:15 बजे करीब वो आगरा पहुंचेंगे। सबसे पहले वो कोविड कमांड सेंटर जाएंगे और उसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बैठक करने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज का जायजा लेंगे, क्योंकि एसएन मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ा हब है जहाँ पर की सबसे ज्यादा मरीजों का, कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। वहाँ का अगर रिकवरी रेट देखा जाए तो वो भी काफी अच्छा आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक में कई मुद्दे उठने के जो मामला जो सामने आ रहा है, कई जनप्रतिनिधि इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि वो लोग सीएम योगी के आगे जो परेशानी आ रही है उनको जरूर रखेंगे। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं आगरा में जो निजी हॉस्पिटल्स हैं और वो कोविड के दौरान एक तरह से मनमाने रेटों की वसूली कर रहे हैं। तो ऐसे में वो शिकायतें भी जो है सीएम योगी आगे रखी जा सकती हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी का हवाला जो पिछले दिनों रहा था कि अगर आगे दोबारा ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए आगरा प्लांट लगाने की बात कही गई थी, तो उसकी तैयारी कब से शुरू हो जाएगी, इन सब चीजों को लेकर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ अगर सीएम योगी की तरफ से देखा जाए तो जो थर्ड वेव आने की बात कही जा रही है उसको लेकर गहन चर्चा जो रहेगी वो मुद्दा अहम उसमें वही रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो बच्चों को कोविड लहर से प्रभावित होने की बात कही जा रही है उसके लिए पीआईसीयू का क्या इंतजाम किया जाएगा, कितने वार्ड रखे जाएंगे, वहां पर किन किन की ड्यूटी रहेगी, उन लोगों को कैसे ट्रेन किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर आप सीएम योगी वार्ता कर सकते हैं। अंजलि, बस्ती भी पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। विवेक, यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी काम किया था। तमाम स्थितियों का जायजा भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था। तब भी तैयारियां पूरी तरीके से उन्होंने दुरुस्त ही पाई होंगी, लेकिन अब फिलहाल क्या देखा जा रहा है? जी अंजलि, पिछली बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बस्ती जिले में तो आए थे, लेकिन इस बार अभी बस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन नहीं हुआ है। और जहां तक तैयारियां है, बता दें अंजलि, बस्ती जिले के जो हालत हो बद से बदतर है। और बस्ती जिले में जो विधायक है संजय प्रताप जायसवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, चाहे वो कैली हॉस्पिटल हो चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहाँ की जो परिस्थितियां है, जो खराब स्थितियां, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख चुके हैं। और जो वहाँ का कैली, बस्ती जिले का कैली हॉस्पिटल जो वहाँ के प्राचार्य है, उनका रवैया एकदम गलत है। वो यहाँ तक सुनने माता की जो मरीज के तीमारदार उनको लातों से मारते हैं, और इसकी शिकायत भी कई बार डीएम से भी हो चुकी है, और मुख्यमंत्री को पत्र लिख के इसके भद्रता की सूचना भी विधायक ने भी दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेटेड होइए, यही जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है और अपील भी आपसे यही प्राइम न्यूज भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए यूपी सरकार अब तमाम वो कोशिश कर रही है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, और इसके लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खास तौर पर 18 जिलों में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। और इस बीच योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अपना ये एक फैसला वापस लिया है कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने के लिए उनको अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी नहीं होगा, इसकी कोई भी बाध्यता नहीं होगी।
आप अपना कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर सेंटर्स पर जा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी बात, वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। ख़ास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है, तो वहाँ लोगों को अब जागरूक करने की भी ज़रूरत है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में जाएं और वहाँ पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जागरूक किया जाए। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई ज़िलों में और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोग अभी भी वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं हैं। कई लोगों के पास अभी भी फ़ोन नहीं है। 18 से 44 साल के लोगों के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसे में जिनके पास फ़ोन नहीं है तो वहाँ पर जाकर वैक्सीन खुद देनी चाहिए। तो इस वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। वैक्सीन क्यों है ज़रूरी? वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, जान बचाने में कारगर सिद्ध साबित हो रही है वैक्सीन। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, 2 वैक्सीन है भारत के पास, जिसमें कि कोविशील्ड की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 6 से 8 सप्ताह के बाद लगवानी चाहिए और जो कोवैक्सीन है उसकी दूसरी डोज 6 से 7 सप्ताह के बाद लगवानी चाहिए। वैक्सीन इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण का खतरा वैक्सीन लगवाने के बाद कम हो जाता है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं बनता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है वैक्सीन। तो जान बचाने में कारगर सिद्ध साबित हो रही है वैक्सीन। जैसा कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का भी ये सुझाव है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगाई गई है तो आप कोरोना पॉजिटिव होने के 90 दिनों का इंतज़ार कर सकते हैं और उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो तमाम ज़िलों से हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से जितेंद्र सिंह, बांदा से अरविंद गौतम और कासगंज से रामेश्वरम गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या फिलहाल स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ 8 महानगरों में अब वैक्सीन की डोज दी जाएगी। देखिए अंजलि, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि सभी को वैक्सीन लगे और कहीं ना कहीं 18 से 44 वर्ष के लिए जो वैक्सीन की बात की जाए तो उन्होंने जो है आईडी की भी बाध्यता खत्म कर दी है और कहीं ना कहीं आप दूसरे राज्य के हैं तो भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, राजधानी में भी चल रहा है और गांव-गांव तक वैक्सीन से लेकर वैक्सीनेशन तक का काम किया जा रहा है। प्राइम न्यूज ने ग्राउंड जीरो पे खबर की भी थी और कहीं ना कहीं इसमें साफ लोगों की जो गांव के लोग हैं उनकी परेशानियां भी समझी थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी तमाम समस्या है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसका भी हल निकाल रखा है और उसके लिए जो टीम है वो जाती है लोगों घर घर तक और उनसे उनका फोन लेती है, उससे रजिस्टर करती है और रजिस्टर करने के बाद तत्काल वैक्सीन भी लगा रहे हैं। तो कोशिश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिस तरह से तीसरी लहर जो आने वाली है, जो वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है, वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को भी लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां बिल्कुल बहुत तेजी से चल रही है और जो ब्लैक फंगस है उससे भी निपटने के लिए उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पे चला गया है। बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां देखी जा रही जितेंद्र। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत जैसे कि 18 से जो 44 साल के लोग हैं 1 मई से शुरुआत कर दी गई थी। कितने लोग फिलहाल जागरूक नजर आ रहे हैं और लखनऊ में फिलहाल कितने लोगों को अब तक वैक्सीन दी गई है? देखिए अंजलि, बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं लोग राजधानी में वैक्सीन लगवा रहे हैं और ये वैक्सीन का नतीजा है कि लोग कहीं ना कहीं जो आंकड़ा था संक्रमितों का वो वैक्सीन जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 916 केसेस मिले हैं और कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा वो कहीं ना चिंताजनक है और लगातार 24 घंटे में 26 लोगों की मृत्यु हुई है। तो स्थिति मौतों का आंकड़ा हालांकि बढ़ रहा है लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पे दिन कंट्रोल होती जा रही है। लोग जागरूक है, युवक अभी जागरूक नजर आ रहे हैं और स्थिति अंजलि ये है कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन पे स्लॉट लगातार फुल हो गए हैं और क्योंकि
युवा जागरूक हुआ है और कहीं ना कहीं अपनी जान के जोखिम को कम करने के लिए युवा लगातार वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, कोई भी, वो सभी युवा चाहते हैं कि वैक्सीन लगे हमको और तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दूसरी ओर अरविंद, बांदा में फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? वैक्सीन के लिए कितना ज्यादा जनता जागरूक है? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि अगर बांदा की बात किया जाए तो बांदा में भी कोरोना का कहर किसी तरह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने टीम 9 का गठन करके ग्रामीण इलाकों में जो इस समय कोरोना अपना कहर बरपाने में लगा हुआ है उस पर जो है लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हालांकि अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो हर गांव से 2-4 मौतें अभी भी हो रही हैं और ग्रामवासियों की अगर बात की जाए तो ग्रामवासियों का यही कहना है कि जिला प्रशासन की टीमें आई हैं और उनको चिन्हित करके जो कोरोना पॉजिटिव है उनका टूनेट के जरिए जो है जांच की जाती है और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि अगर ओवरऑल बांदा जनपद की पूरी बात की जाए तो अब तक 1 लाख से ऊपर जो है लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इससे साफ जाहिर है कि बांदा जनपद में भी लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हैं। अब देखना यह है कि अभी कितने ग्रामीण इलाकों में ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने 1600 लोगों की टीम बनाई है और वो गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करके उनको दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी साथ ही साथ देखिए, एक और बड़ा कदम उठाया गया है, कैदियों की संख्या कम करने को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है। तो अब तक कितने कैदी पैरोल पर रिहा किए जा चुके हैं अरविंद बांदा में? अंजलि, अगर मंडल कारागार बांदा की बात की जाए तो मंडल कारागार बांदा में शाम को 46 कैदियों को जो है उन्हें रिहा किया गया है पैरोल पर। जो मतलब ज्यादा बुजुर्ग थे या ज्यादा उम्र के लोग थे, हीनियस क्राइम के जो कैदी हैं उनको अभी नहीं छोड़ा गया फिलहाल। जिस हिसाब से जो है यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया था कि ज्यादातर कैदियों को छोड़ने के लिए, तो उनमें से 46 कैदियों को देर शाम छोड़ा गया है। जी बिल्कुल। रामेश्वरम, क्या आपके पास अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर भी और साथ ही साथ अस्पतालों में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? अभी इंतजाम पुख्ता है या फिर अभी भी कमी है? जी मैम, मैं आपको बता दूं जनपद कासगंज में भी लगातार जो है कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी है वो भी तमाम कदम उठा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है कोरोना को लेकर, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको यहाँ पर जिला प्रशासन सही तरह से लागू कर रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं जनपद की अगर बात करें तो जनपद कासगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव है। तो कल क्राइम पुलिस की टीम जो है गाँवों में पहुंची थी तो लोगों से जानकारी की थी, तो लोगों ने कहा हमें नहीं पता है कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, किस तरह रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जिला अधिकारी को जरूर बेशक ही मतलब कुछ इस तरफ कदम उठाने चाहिए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी जो है पता चल पाए। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और जनपद कासगंज में अब तक कोरोना के जो है 4000 मामले सामने आ चुके हैं। बस 37 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 24 घंटे में 156 नए कोरोना के केस आए थे। आपको बता दें कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी भी इलाज के दौरान मथुरा में कोरोना से मौत हो गई थी। कई बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी की भी मौत कोरोना से हुई थी। और यहाँ के सीडीओ जनपद कासगंज के सीडीओ उनकी वाइफ की भी मौत कोरोना से हुई। और जो यहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक है आदित्य प्रकाश वर्मा, उनकी बात की मौत भी जो है कोरोना से हो चुकी है। और तमाम अधिकारी भी जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि 3000 लोग जो है रिकवरी कर चुके हैं कोरोना से, लेकिन लगातार जनपद कासगंज में जो कोरोना के केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कल जनपद कासगंज के जो सीएमओ है उनके यहाँ एसडीएम ने छापामार कार्रवाई की थी और छापामार कार्रवाई करने के बाद वहाँ से एक दलाल वो ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन और जो है दवाओं की जो है कालाबाजारी कर रहा था, उसे जो है गिरफ्तार किया था। वहीं इसमें सबसे बड़ा गोलमाल देखने को ये मिला कि जो वो दलाल था उसका 151 में चालान किया गया। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम नरेश कुमार ने अपनी बाइक भी दी थी और बाइक में ये बताया था साफ साफ कि जो है कालाबाजारी करता था और वो जो है सीएमओ अनिल कुमार के साथ जनपद शामली से ही वसीम नाम का था ये जो है आरोपी जो सीएमओ कार्यालय से गिरफ्तार हुआ था। और वो शामली जनपद से जब उनका ट्रांसफर हुआ तो उनके साथ यहाँ पर आया था और उसको जो है 151 में जो है पुलिस ने कार्रवाई की। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं गोलमाल देखा गया। पुलिस जो है पूरे मामले को गोलमाल करना चाह रही है। जिला प्रशासन भी जो है पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। कल जो है मीडिया में भी जो है कई चैनलों पर भी खबर चली, हमारे प्राइम न्यूज में भी खबर दिखाई थी प्रमुखता से, लेकिन जो असर उनका होना चाहिए, एक दलाल को जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है या फिर दवाओं की कालाबाजारी कर रहा है उसे उस तरह से 151 में पाबंद कर देना, ये एक जो है जिला प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल।
रामेश्वरम, आवाजाही भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। अभी लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि आपके पीछे लोगों का आना जाना अभी भी जारी है। कोई जरूरी काम से निकल रहे हैं या फिर यूं ही इस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? जी मैम, मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज के कस्बा सुरपुरा की खबर प्राइम न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद जो है यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय उन्होंने कार्रवाई की थी, लेकिन अब वो जो असर होना चाहिए वो जीरो हो गया है। और मेरे पीछे देख सकते हैं काफी वाहन यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और यहीं मेरे पीछे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। मैं जरा इधर घूमूंगा तो जिस हिसाब से इन्हें ना पूछा जा रहा है ना इनको टोका जा रहा है, बेवजह लोग यहाँ घर से निकल रहे हैं। मेरे पीछे आपसे कहूंगा इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरह जो है पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पर और लोग जा रहे हैं, ना उनसे सवाल किए जा रहे हैं ना उनसे पूछा जा रहा है किस वजह से वो घर से निकल रहे हैं। हालांकि और जो है कोरोना के जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं हो पा रहा है और कई बार जिलाधिकारी भी इसको जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ अमापुर ले लीजिए, शाहबल ले लीजिए, पटियाली ले लीजिए, तमाम कस्बे हैं जहाँ पर जो पालन होना चाहिए उस तरह से पालन नहीं हो रहा है। लोग लापरवाही से कोरोना को ले रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल, ये इस तरीके की लापरवाही फिलहाल देखी जा रही है। एक तरफ लोगों को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ लोग अपने मनमानी करने से बाज नहीं आ रही। ये तस्वीरें जो सामने आ रही है जितेंद्र, अभी हाल ही में हमने ये भी चर्चा की है कि किस तरीके से लॉकडाउन का लोग उल्लंघन करने से अभी बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ में फिलहाल पहले से काफी ज्यादा स्थिति सुधरी है। देखिए 916 मरीज 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जितेंद्र, मौतों का आंकड़ा आखिर नहीं थम रहा है। देखिए अंजलि, मौतों का आंकड़ा न थमने का एक वैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि जिन पेशेंट को कोविड के अलावा और जो परेशानियां हैं, चाहे वो बीपी की हो, अस्थमा की हो, शुगर की हो, जो अन्य बीमारियां, अगर वो उससे पहले से पीड़ित हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जान नहीं बच पा रही है, क्योंकि इससे फेफड़े संक्रमित हो रहे हैं और फेफड़े का वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि रोग बढ़ा दे रहा है। लोगों को फेफड़े में संक्रमित होने के बाद उनको निमोनिया तक हो जा रहा है और निमोनिया जिसको हो जा रहा है तो उनको कहीं ना कहीं बचाव नहीं हो पा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। जिनके एक से ज्यादा बीमारियां हैं कोरोना संक्रमण के अलावा, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है अंजलि। और स्थिति इस तरह की है कि कंट्रोल तक नहीं हो रही है। लगातार संक्रमण फेफड़े में फैलता है और फेफड़े से लगातार लोगों को तमाम समस्याएं जो है वो और बढ़ जाती है। दूसरी बात, ब्लैक फंगस जिसने दस्तक दी है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ में भी 8 केस मिले थे और कहीं ना कहीं संक्रमण के चलते जो ब्लैक फंगस है इससे आंखों में सूजन, आंखों में दिक्कत और साथ ही साथ जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर की, इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का काम करता है। तो इससे तमाम समस्या है जिनसे लोग कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से हालांकि अभी कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण से बहुत तेजी से लोगों की मृत्यु हुई जिनको एक से ज्यादा बीमारियां हैं। बिल्कुल, अब जैसा कि अभी ब्लैक फंगस का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में है और इससे भी कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, डॉक्टर्स की टीम क्या कुछ कह रही है ब्लैक फंगस को लेकर? देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टरों को साफ तौर पे कहना वो सिम्टम्स बता दे रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रही है, कोरोना का ही कोई सिम्टम्स है या कोरोना के कारण जिनको कोरोना हो रहा है उनको ही हो रहा है, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई फिलहाल। लेकिन सरकार इसको लेकर अलर्ट हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट कर दिया है और वैज्ञानिकों से, जो कि डॉक्टर की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनसे एक रिपोर्ट मांगी कि रिपोर्ट हमको सौंपिए कि आखिरकार ये बीमारी आई कैसे और इसमें कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं और सिम्टम्स इसके क्या क्या है, क्या ये बड़ी स्तर से फैलेगा, इस तरह की तमाम बातों पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है। और उम्मीद ये है कि 2 महीने में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में दवाइयां आ जाएंगी, अस्पतालों में चीजें आएंगी ताकि इसकी कालाबाजारी ना हो सके। और अस्पतालों से ही लोगों को अगर इस तरह की समस्या आती है ब्लैक फंगस से संबंधित तो उनको वहीं से दवाई दिया जाएगा, वहीं से उनको जो दवा ट्रीटमेंट चलेगा अस्पतालों से चलेगा। हालांकि सरकार हर स्तर से निपटने की कोशिश कर रही है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में वैक्सीन पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीन की लगातार कमी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय निर्माता कंपनियां 2 है उनको ऑर्डर दिया जा चुका है। 2 खेप आ चुकी है और कहीं ना कहीं 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। तो धीरे धीरे वैक्सीन आ रही है। स्थिति पैनिक नहीं होने दे रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने की बात कही जा रही, 17,000 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही जा रही है। कोशिश पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और जनता की जागरूकता का नतीजा है अंजलि कि आज
लगातार जो कोरोना संक्रमण की संख्या है वो लगातार गिरती जा रही है। 916 केसेस मिले हैं। ये 40 दिन बाद हुआ है। 40 दिन बाद इस तरह की राजधानी में जो तस्वीरें 7,000 तक पहुंची थी, लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे, लोगों की मृत्यु तक हो रही थी और आंकड़ा लंबा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आंकड़ा थोड़ा सा थमा है। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है उसकी वजह मैंने बता दी कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। वजह साफ नजर आई, एक ज्यादा बीमारी कोरोना संक्रमण के अलावा और बुजुर्ग है, उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं ये राजधानी की, और राजधानी में अब संक्रमण थोड़ा सा कंट्रोल में लग रहा है। लॉकडाउन की बात की जाए तो हालांकि जो है लोग एसेंशियल सर्विस निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस कोई पूछताछ करने वाले 5 बजे के बाद पुलिस दिखाई देगी आपको प्रमुख चौराहों पे। दिन में कोई पुलिस नहीं, सुबह कोई पुलिस नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। पुलिस केवल मार्केटों को खोलने में, बंद करने में केवल चक्कर लगा रही है, वो करना है। और बात की जाए जो गाँव में अंजलि लोगों की जागरूकता की कमी है, और जागरूकता के साथ ही वैक्सीनेशन को वहां पर बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई गाँव में इस तरह की तस्वीरें आई अंजलि कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों पर हमला कर रहे हैं ग्रामीण। उनका साथ तो ग्रामीणों की सोच ये बन चुकी है कि ये शहर से आया हुआ संक्रमण है, गाँव में नहीं पहुंचेगा, ऐसा लोगों के इसलिए वैक्सीन नहीं लगवा रहे लोग। वहां पर जागरूक, प्रशासन को जागरूकता चलानी होगी, जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन का काम गाँव तक होना होगा, तब जाके हम गाँव पे जो हमारी लड़ाई चल रही है उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, ये कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है अरविंद, और ऐसे में वैक्सीनेशन को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हम ये भी जिक्र करते जा रहे हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जनता भी नहीं जागरूक है। अरविंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अरविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अरविंद तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी खामियों के चलते, और संपर्क उनसे टूट चुका है। और रामेश्वरम की ओर चलते हैं और जानते हैं कि फिलहाल वैक्सीनेशन को वहां पर किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। कासगंज में फिलहाल कितना वैक्सीन से लोग जुड़ रहे हैं रामेश्वरम, और दूसरी ओर अगर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, और साथ ही साथ जैसा कि लॉकडाउन का पालन होता तो नहीं दिखाई दे रहा है, लोग आवाजाही कर रहे हैं सड़कों पर, वो भी कोई लोग तो बिना मास्क के भी देखे जा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा जनता जागरूक है। तो वैक्सीन के लिए फिर कैसे जागरूक हो सकते हैं? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज में जो है लॉकडाउन का जो असर दिखना चाहिए वो असर दिखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो जो है वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं है, वो तो कोरोना को लेकर भी जागरूक नहीं है। कुछ लोगों के तो ये तक कहना है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। इस तरह के भ्रम जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में है। हालांकि अगर बात शहर की और कस्बों की जाए तो कस्बा और शहर में तो लोगों को जानकारी है कि कोरोना है, और कोरोना की गाइडलाइन का कुछ वो पालन कर रहे हैं जहां तक बनता है, लेकिन जिस तरह का पालन होना चाहिए उस तरह का पालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि जिला अधिकारी कासगंज CP सिंह लगातार जो है कर्मचारियों को आदेश दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें जो है मुख्य भूमिका जो है पुलिस की है लॉकडाउन का पालन कराने में। अगर पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी, दुकानों के चालान करेगी, और जो बेवजह घर से निकलेंगे उनसे जो है तो पूछताछ करेगी, क्योंकि काफी लोग बेवजह निकल रहे हैं और कुछ रिश्तेदारियों में घूमने चले जाते हैं, कुछ कहीं चले जाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं, आपको बता दूं, जो बेवजह बहानेबाजी कर रहे हैं। रामेश्वरम, जो लोग बेवजह घूमते हुए देखे जा रहे हैं, आप उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करिए और जानिए कि क्या उन्हें वैक्सीन के बारे में जानकारी है। जी बिल्कुल, मैं अभी बिल्कुल बात करूंगा, किसी को गुजरने दीजिए यहाँ से। लेकिन जो जनपद कासगंज का जो कस्बा चल रहा है, यहाँ के हाल ज्यादा बेहाल नजर आ रहे हैं। कई बार कहा गया है, क्यों बेटा मेरे को कहाँ जा रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, मास्क नहीं लगा। तो आपने ये जो मेरे पीछे तस्वीरें देखी, एक जो बच्चा था अपनी साइकिल से जो जा रहा था और उसके मुंह पे मास्क भी नहीं लगा था, बिल्कुल घोर लापरवाही। यहाँ पर जो इनके परिजन, क्या ये तस्वीरें रामेश्वरम, क्या ये तस्वीरें जिला अधिकारी तक पहुंच पा रही हैं, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या ये तस्वीरें वहां मौजूद प्रशासनिक स्तर पर नहीं पहुंच पा रही हैं क्या? जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर पहुंच रही है, लेकिन प्रशासन को जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। आपको बता दें, क्योंकि आप ये इस तरह की तस्वीरें जो यहाँ निकल रही है, मेरे पीछे पुलिस बल भी मौजूद है, और लगातार जब वही सवाल खड़े नहीं कर रहा है ऐसे लोगों पर, तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिला प्रशासन पर कि किस तरह पुलिस काम कर रही है,
किस तरह जिलाधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरह के आदेश वो दे रहे हैं, क्यों पालन क्यों नहीं हो रहा ग्राउंड जीरो पर, इसका पालन ही नहीं हो पा रहा है। तो ये एक तरह से कोरोना की बीमारी जो है और भयंकर रूप ले सकती है। तीसरी स्टेज आने वाली है, शोधकर्ताओं ने कहा है जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी वो काफी खतरनाक होगी। लेकिन अगर इस तरह से लापरवाही हुई तो हमारा जिला जनपद कासगंज जो है पूरी तरह सजग नहीं है और बीमारी जो कोरोना महामारी है उसे कंट्रोल करने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अरविंद एक बार जी, फिर अंजलि। से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या आप तक अब हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी अरविंद, जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, देखिए एक तरफ संक्रमण का खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ हमारे सहयोगी कासगंज से रामेश्वरम जुड़े हुए हैं जो तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि कोई भी मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं। कैसे आखिर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है लोगों को रोकने के लिए? अंजलि, देखिए बिल्कुल साफ जाहिर है, हमारे जो है दोस्त लखनऊ से भी जुड़े हैं, कासगंज से भी जुड़े हैं। हालांकि कासगंज के जिला प्रशासन की ये घोर लापरवाही सामने देखने को मिल रही है, जो कि ये आम दिनों की तरह ये पब्लिक घूमती फिरती नजर आ रही है, जबकि पूरे प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ये तस्वीरें कासगंज के सहयोगी ने जो हमें प्राइम न्यूज के दर्शकों को दिखाई हैं, इससे जो है कासगंज के जिला प्रशासन को सबक लेना चाहिए, कहीं आगे चल करके कोई महामारी में तब्दील ना हो। हालांकि अगर बांदा की बात करें तो बांदा में जिला मजिस्ट्रेट आनंद सिंह और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा के दोनों की कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ लॉकडाउन का ज्यादातर पालन कराया जा रहा है। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं उन पर चालान करके जो है भारी भरकम जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। हालांकि देर रात नगर कोतवाल ने खुद जो है कई लोगों को जो है लाठी चार्ज किया है। हालांकि प्राइम न्यूज के कैमरे में ये दृश्य कैद भी हुआ है, लेकिन अगर नगर कोतवाल की बात करें तो उन्होंने खुद कहा है कि पहले तो हम माइक के जरिए लोगों को अनाउंस करके जो है उन्हें सचेत करते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो मजबूरी में लाठी उठाना तो उनका जो है लाजमी है, ताकि किसी भी तरह हो उन्हें कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो पुलिस प्रशासन को जमीनी हकीकत पर उतर करके सारे जगहों का निरीक्षण करना होगा। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है अरविंद कि आखिर इतनी ज्यादा आदेशों के बाद भी यूपी सरकार लगातार आदेशित कर रही है। अधिकारियों के साथ बैठक इसीलिए की जा रही है ताकि उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएं और ये जो दिशा निर्देश है वो आगे तक ले जाए जाएं। लेकिन आखिर कब सख्ती बरती जाएगी? इस तरह की लापरवाही कब तक बर्दाश्त करती रहेगी पुलिस प्रशासन? अंजलि, देखिए बिल्कुल साफ जाहिर है, हमें आम लोगों को जो है जागरूक करना है। आम लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो ये कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं महामारी का रूप लेगा। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है और वहां मौतें हो जाती हैं, प्रशासन को पता तक नहीं चलता है। जबकि इस तरह के प्रशासन को जानकारी लेना चाहिए कि आखिर किस वजह से मौत हुई है। बांदा में 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां लगभग अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी ये ग्रामीण इलाकों पर प्रशासन को बड़ा सवाल बना नितांत हुआ है आवश्यक कि है। आखिर लोग अभी भी जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कमी आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो लोग अभी भी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम एक बार फिर से आपसे यही अपील करेंगे कि अगर कोरोना को भगाना है तो आपको टीकाकरण से भी जुड़ना होगा और खुद भी सावधानी बरतनी होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।